अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कि जो इलेक्ट्रॉन है या जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से जो है वो कन्फिगर किए गए होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एक एनर्जी पैटर्न है। फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं आपको बता दूं, अगर फर्स्ट शेल है तो उसकी एनर्जी सबसे लो है, सेकंड शेल होगा उसकी एनर्जी उससे हाई होगी, थर्ड शेल होगा उसकी एनर्जी उससे हाई होगी, फोर्थ शेल होगा उसकी एनर्जी उससे हाई होगी। ये तो शेल्स का पैटर्न। अगर जब हम सब शेल्स की बात करते हैं तो जो सब शेल्स हैं उनकी एनर्जी का पैटर्न इतना रेगुलर नहीं है। तो क्योंकि हमने जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फाइंड करनी है शेल वाइज तो बहुत ईजी है। फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम, सेकंड इलेक्ट्रॉन के शेल्स की एनर्जी ज़्यादा, थर्ड इलेक्ट्रॉन के शेल की एनर्जी उससे भी ज़्यादा। लेकिन जब हम बात करेंगे सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की तो फिर हमें एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा जिसको हम प्रॉपर वे में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, आपके सामने हमने सबसे पहले जो है ना ये काउंटिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, हमने मेंशन कर लेनी है। इस काउंटिंग में आपने क्या करना है, सिंपल आपने 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह आपने एक कॉलम में जो है ना वो काउंटिंग कर लेनी है। और इसके बाद 1 को 1 टाइम्स लिखना है, 2 के सामने फिर 2, 3 के सामने 3 टाइम्स 3, 4 के सामने 4 टाइम 4s और 5 के सामने 5 टाइम 5s और 6 के सामने एक बारी 6, ताकि एक हमारे पास इस तरह का ट्रायंगल बन जाए। फिर जो फर्स्ट कॉलम था उसके साथ देखिए हमने एस 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 अटैच कर दिए। इसी तरह जो हमारा दूसरा कॉलम है 2 3 4 5 6 उसके साथ हमने पी 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 अटैच कर दिए। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड कॉलम है 3 4 5 उसके साथ हमने डी लिख दिया है और जो हमारे पास फोर्थ कॉलम है उसके साथ हमने एफ लिख दिया है। अब आगे क्या करना है, हम क्या करेंगे, फिर मैं यहाँ से थोड़ी सी तिरछी लाइंस यहाँ पे एरोज ड्रॉ करता हूँ। ऐसे मैंने एरोज ड्रॉ की और एरो आपने इस तरह ड्रॉ करने हैं कि वो किसी ऑर्बिटल के अंदर से पास हों। तो 1s एक ऑर्बिटल है, 2s एक ऑर्बिटल है, फिर 2p और 3s में से गुजरा है थर्ड एरो। जो फोर्थ एरो है वो आपके पास 3p और 4s में से गुजरा है। फिर आगे जो फिफ्थ एरो है वो देखें ज़रा, किस में से 3d फिर 5p और ऐसे गुजरा है। उसके बाद जो नेक्स्ट एरो है वो ऐसे यहाँ से पास हो रहा है और जो लास्ट एरो है इस तरह से इनके अंदर से पास आउट हो रहा है। तो अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो जिसमें से एरो सबसे पहले पास हुआ है वो 1s है, तो 1s की एनर्जी सबसे लो होगी। उसके बाद एरो पास हुआ 2s में से, तो 2s की एनर्जी 1s से ज़्यादा होगी। उसके बाद जो अगला एरो था वो पास हुआ 2p में से देन 3s में से, तो 2p पहले लिखेंगे देन 3s लिखेंगे। इस तरह जो नेक्स्ट एरो था वो 3p में से पास हुआ देन 4s में से, 3p 4s। नेक्स्ट एरो जो है वो देखें आप ज़रा फोकस करके कि 3d में से पास हो रहा है और फिर 4p में और फिर 5s में। तो मैंने क्या किया 3d 4p 5s और नेक्स्ट एरो 4d 5p और 6s। तो ये हमारे पास एनर्जी का एक पैटर्न आ जाएगा इस डायग्राम से। तो ये जो मैंने टेक्निक बताई है, ये जो डायग्राम ड्रा की है, इससे आपको एक पैटर्न मिल जाएगा सब शेल्स का एनर्जी वाइज, कि जिसमें से एरो पहले गुजरा है उसकी एनर्जी लो और जिसमें से एरो बाद में गुजरा है उसकी एनर्जी हाई। कुछ बच्चे और तरीके से भी याद कर लेते हैं, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी। तो जिस तरह से भी आपको इजी लगे, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है दैट इज़ मोर इजीली टू अंडरस्टैंड, ये ज़्यादा इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है जो आप इस तरह से जितने भी आप दूसरे बनाएंगे आपको उस तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। तो अब जब हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो ये हमारे पास अरेंजमेंट होगी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो बेटा फिल करते हैं ना वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में फिल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना तो आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड कर देंगे, 2 इसमें और फिर p में 1, 5 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। इसी तरह अगर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, s में 2, आप इस s में भी 2 आ जाएंगे, इस s में आपके पास बाकी 3 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2 और p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 6 और d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स और इसी तरह f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाना है और आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो होती जाएगी। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। वो रूल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? रूल्स में सबसे पहले हमारे पास जो रूल आता है वो है अफबो प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? अफबो प्रिंसिपल। अफबो जो है ना बेटा प्रिंसिपल, ये हमारे पास लैटिन वर्ड से आया है जिसमें वन आफ्टर एन अदर, इसका मीनिंग आप इस तरह से ले सकते हैं। तो इसमें हमने क्या करना होता है, अफबा प्रिंसिपल ने ये बताया कि जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स है ना, ये जो हमने भी एनर्जी का पैटर्न देखा है
कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी लो है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी हाई है। जिनमें से पहले एरो गुजरा उनकी एनर्जी लो है, जिनमें से बाद में से गुजरा उनकी एनर्जी हाई है। तो अफबाउ ने हमें ये बताया कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जब हमने पुट करने हैं तो हम उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फर्स्टली पुट करेंगे जिसकी एनर्जी कम है। सपोज करें आपके पास दो ऑर्बिटल हैं 1s और 2s, और आपने इनमें से इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं तो आप पहले 2s में करेंगे या 1s में करेंगे। तो अफबाउ ने हमें बताया कि क्योंकि 1s की एनर्जी कम होती है दैट्स वाई हम 1s में इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे फर्स्टली एंड देन हम जब वो फिल हो जाएगा देन हम 2s में इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे। इसी तरह हमारे पास अगर एक ऑर्बिटल हो, यहाँ पे मैं दे लेता हूँ बात आपसे कर लेता हूँ। अगर मेरे पास एक ऑर्बिटल है 2p और दूसरा ऑर्बिटल है मेरे पास 3s और मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो मैं फर्स्ट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट करूँगा कि इसमें करूँगा? डेफिनेटली 2p पहले आ रहा है तो पहले इसमें पुट करूँगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स बच गए देन आई विल शिफ्ट दैट इलेक्ट्रॉन टू द 3s ऑर्बिटल। तो ये हमें अफबाउ प्रिंसिपल बताता है। अब अफबाउ प्रिंसिपल में एक थोड़ा सा एक रूल है दैट इज़ n+l रूल, उसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। n+l रूल क्या होता है? तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा n+l रूल बेटा यहाँ पे क्लियर कर दूँ। n+l रूल एक ऐसा रूल है जिससे हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं कि भाई इस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है या इस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है। तो जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स बाद में पुट करेंगे। सपोज करें आपके पास n+l रूल है, यहाँ पे फोकस करें। अगर आपके पास एक ऑर्बिटल है 4s और एक ऑर्बिटल है आपके पास 3d। अब अगर आपसे मैं कहता हूँ कि भाई इलेक्ट्रॉन है मेरे पास एक, वो इसमें फिल करूँगा कि इसमें फिल करूँगा, तो अब आप सारे वो वाला डायग्राम तो ड्रॉ नहीं करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया है। तो इसके लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं n+l रूल। दैट रूल इज़ कॉल्ड n+l रूल। अब ये n+l रूल क्या है? n+l रूल जो है ना बेटा, ये हमें ऑर्बिटल्स की एनर्जी बताता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है किसकी कम है। जिसका बेटा n+l वैल्यू ग्रेटर आएगी उस ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। और जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू स्मॉलर आएगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी? लोअर होगी। अब ये आपके पास दो ऑर्बिटल हैं, एक आपके पास 4s और दूसरा आपके पास 3d। तो इन दोनों में से हम देखेंगे कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो इसके लिए हम n+l रूल करेंगे। ये जो 4 है बेटा दैट इज़ वैल्यू ऑफ n, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 4 है। और s जब होता है तो l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है? 0। इसी तरह अगर मैं इसकी 3d की बात करता हूँ तो 3d के लिए n की वैल्यू क्या है? 3। और अगर d हो तो l की वैल्यू कितनी होती है? 3। तो आपके पास यहाँ पे मैं आपको पहले लिख देता हूँ कि अगर आपके पास s है तो उसकी वैल्यू l की 0 होती है, अगर आपके पास p है 1 होती है, d की वैल्यू हो तो 2 होती है और f के हो तो 3 होती है। तो यहाँ पे d है 3d, n की वैल्यू 3 हो गई तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब सम करें, इसका आंसर आ गया n+l का आंसर आया 4 और इसका n+l का आंसर आया 5। तो हम कहेंगे कि 3d की एनर्जी ज़्यादा है 4s से। ठीक है, तो पहले हम 4s को फिल करेंगे देन हम 3d में शिफ्ट होंगे। तो ये आपके पास n+l रूल है। ठीक है, इसी तरह सम टाइम ऐसे होगा कि आपके पास दो ऑर्बिटल्स हैं, उनकी वैल्यू इक्वल आएगी। एग्जाम्पल, आपके पास एक ऑर्बिटल है 4p और दूसरा ऑर्बिटल है 3d। अब इसका n+l निकालते हैं और इसका भी n+l निकालते हैं। इसके n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू p के लिए होती है 1, तो आंसर आ गया 5। अब 3d के लिए n+l की वैल्यू कितनी आती है? n की वैल्यू 3 और d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2, तो इसका भी आंसर 5 आया। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई दोनों का n+l वैल्यू इक्वल आ गई है तो किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी? बेटा जिस ऑर्बिटल का n ग्रेटर हो तो उसकी n+l वैल्यू को हम ग्रेटर कंसिडर करेंगे। तो आप कहेंगे 4p की एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 3d। ये सिर्फ उसी केस में होगा जब आपके पास दोनों ऑर्बिटल्स का n+l इक्वल आए। ठीक है, अगर दो ऑर्बिटल्स का n+l वैल्यू इक्वल आती है तो हम ग्रेटर वैल्यू उसको कंसिडर करेंगे जिसमें n ज़्यादा बड़ा है। इसमें n 3 है, इसमें n 4 है। ठीक है, तो हम 4p की एनर्जी ज़्यादा कंसिडर करेंगे। अदरवाइज जिसका n+l ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर होगी। ठीक है, तो हम उसको फिल करेंगे। अफबाउ प्रिंसिपल में ये बताया कि ग्रेटर जो एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है उसको बाद में फिल करना है और जो लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है उसको हमने फर्स्ट फिल करना है।
इस तरह नेक्स्ट प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का, दैट इज़ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? पॉली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि आपके पास दुनिया में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हैं, दुनिया में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हैं जिनके सारे के सारे क्वांटम नंबर जो हैं उनकी वैल्यू सेम हो। किसी एक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, इसमें फर्स्ट क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 1 है, सेकंड क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 1 है। अगर इसमें सेकंड क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 है, इस इलेक्ट्रॉन के भी सेकंड क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, ये भी सेम हो गया। थर्ड क्वांटम नंबर जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन की 0 है, इस इलेक्ट्रॉन की भी 0 है, ये भी सेम हो गया। स्पिन क्वांटम नंबर जो है ना, जो फोर्थ क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसे होगा ये। किसी भी एटम में जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, कोई एटम है ना, उसके कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन्स के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। अगर आप ये भी सेम करते हैं ना, एस, ये मैं फॉर एग्जांपल सेम कर देता हूँ, तो ऊपर में से किसी और का डिफरेंट होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, फोर्थ वाला क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। या दूसरी तरह हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें स्पिनिंग के बारे में भी बताता है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ही ऑर्बिटल में है, एक ही शेल में है और एक ही ओरिएंटेशन में है, मतलब उनके 3 क्वांटम नंबर सेम है, तो उनकी जो है ना स्पिनिंग वो ऑपोजिट होगी। एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, स्पिन कर रहा होगा, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा। तो पॉली ने ये बोल दिया कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स विल हैव ऑल सेम क्वांटम नंबर, दिस इज़ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का n सेम कर दें, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का l सेम कर दें, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का m भी सेम कर दें, s में डिफरेंट कर दें। इस तरह यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन्स का s सेम कर दें, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का m सेम कर दें, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का l सेम कर दें, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन्स का n सेम नहीं करना, वो डिफरेंट होना चाहिए। कि दो इलेक्ट्रॉन्स के सारे क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। दिस इज़ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लास्ट हमारे पास प्रिंसिपल आ जाता है, लास्ट हमारे पास रूल आ जाता है हुन्स रूल। ये रूल हमें क्या बताता है? हुन्स रूल ये कहता है कि जब आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, क्या है आपके पास? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जब आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हों तो आपने उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल फिल करना है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझाऊंगा आपको। और अगर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाकी रिमेनिंग हैं, फिर आपने पेयरिंग करनी है। यहाँ से देखते हैं कैसे। अब आपके पास टोटल यहाँ पे हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपके पास ऑर्बिटल हैं 1 2 3 आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पे डीजेनरेट पहले ऑर्बिटल्स समझ लें क्या होते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमेशा सेम होती है, ठीक है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। एस ऑर्बिटल का कोई डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है। पी सब शेल के 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जी। और जो आपके पास डी है सब शेल, उसके 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर और डी लास्ट पे आ जाएगा जेड स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ हुन्स रूल की, तो हुन्स रूल में ये बताता है कि आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये 3 आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे 1 1 2 एंड 3। तो आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने क्या करना है, पहले इनमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये सही है। अगर आप ऐसे फिल करते हैं ना कि फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, सेकंड में 1 और लास्ट पे एम्प्टी, तो ये हुन रूल को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल ऐसे भी ली जा सकती है कि अगर आपके पास कमरे में 4 लोग एंटर होते हैं, कमरे में क्या करते हैं, 4 लोग एंटर होते हैं और कमरे में 3 सोफ़ाज़ पड़े हुए हैं, तो 3 बंदे पहले अकेले बैठेंगे कि 2 बंदे एक सोफ़े पे बैठ जाएंगे? 2 बंदे कभी भी एक सोफ़ा पे नहीं बैठेंगे, वो पहले एक बैठेगा। जब एक आदमी खड़ा बच जाएगा देन वो पेयरिंग होगी। तो ये हुन्स रूल के अकॉर्डिंग होगा। जब आपके पास 3 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, एनर्जी भी सेम है, तो आप उनमें पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिल करें। अगर इलेक्ट्रॉन बच गए हैं देन आप पेयरिंग करें। इसकी एग्जांपल भी कर लेते हैं। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप 2 तरह से फिल कर सकते हैं। पहले आप 2 इसमें फिल कर दें, 2 इसमें फिल कर दें, इसको एम्प्टी कर दें, ये गलत हो जाएगा। हुन रूल ये कहता है अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप पहले 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, 1 इसमें। अब आपके पास 1 बच गया, अब आप पेयरिंग कर दें, ठीक है। दिस इज़ हुन्स रूल। तो अब आपके सामने एग्जांपल दी गई हुई है। एक आपके पास ये पैटर्न है, ऑप्शन है अल्फ़ा,
बीटा, चार्ली और डेल्टा। अब इनमें से बताएं हुन्स रूल को कौन फॉलो कर रहा है। ये वाला हुन्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा। क्या वजह है? क्योंकि इसके अंदर देखें हुन्स रूल को फॉलो नहीं किया गया। 3 इलेक्ट्रॉन्स थे तो ये इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल फिल होना चाहिए था, इसने 2 पहले ही फिल कर दिए हैं और 1 एम्प्टी है। इसमें क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स थे तो इसने यहाँ पे 1 1 ये हुन्स रूल को फॉलो कर रहा है। इसकी अगर बात करें तो ये कैसे नहीं फॉलो कर रहा, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है तो पहले ये फिल होना चाहिए था, ठीक है। इसमें लोअर एनर्जी को कम्प्लीटली फिल करें, ये पहले कम्प्लीटली फिल होता तो यहाँ पे बाकी एक इलेक्ट्रॉन बचना था, 1 1 1, ठीक है। इस तरह अगर इसकी बात करें तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा। तो हुन्स रूल हमेशा डीजनरेट ऑर्बिटल्स पे होता है, ये बात याद रखिएगा। अगर डीजनरेट ऑर्बिटल्स नहीं है तो हुन्स रूल फॉलो नहीं होगा, सिर्फ अफबॉ प्रिंसिपल फॉलो होगा। और अगर आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, फिर आपने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो ये आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।